श्रीमान अजय, भारत के विदेश मंत्री आदरणीय सुषमा स्वराज जी मेरे साथ आए हैं, यहीं पर हैं। भारत की प्रथम महिला विदेश मंत्री बनने का उनको सम्मान प्राप्त हुआ है। आप सब ने मेरा स्वागत किया, सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं आज कई लोगों से जब मिल रहा था तो मैं देखता था काफ़ी पुराने मेरे परिचित चेहरे थे। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो वाइब्रेंट इन्वेस्टमेंट समिट में बहुत बड़ा डेलीगेशन आपकी तरफ से आता था। तो ऐसे कई पुराने परिचितों से आज मुझे मिलने का अवसर मिला। आज 2015 में फिर जनवरी में गुजरात में वाइब्रेंट समिट हो रही है। अक्टूबर 9 को मध्य प्रदेश में इंदौर में वाइब्रेंट समिट हो रही है। और मुझे विश्वास है कि भारत में जिस प्रकार के आप सबकी रुचि बढ़ रही है, ये ऐसे अवसर हैं कि जहां एक साथ एक रूप के नीचे आपको हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियल वर्ल्ड के, बिजनेस वर्ल्ड के हुजहू से रूबरू होने का अवसर मिलता है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि आप इस अवसर को जरूर, इस मौके को नहीं छोड़ेंगे। एक 125 करोड़ का देश भारत, उसकी तरफ विश्व का ध्यान होना बहुत ही आवश्यक है। और भारत भी पूरी ताकत के साथ आर्थिक जगत में अपनी जगह बनाने का संकल्प करके आगे बढ़ रहा है। एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। किसी भी सरकार के लिए 3-4 महीने का अनुभव कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इस छोटे से अनुभव से मैं कह सकता हूं कि भारत को आर्थिक दृष्टि से पीछे रहने के लिए मुझे एक भी कारण कहीं नजर नहीं आता है। पीछे क्यों है, इसके जवाब खोजने में अब समय का बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ एक छोटा सा निर्णय करने की जरूरत है कि चलो निकल पड़ो। और मैं विश्वास से कहता हूं, इस एक छोटे से संकल्प से, 3 महीने के छोटे से कार्यकाल से मैं अनुभव करता हूं कि देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आखिरकार कोई भी व्यापारी या उद्योगकार किसी देश के साथ नाता कब जोड़ता है? जब उसके अंदर एक विश्वास हो कि मैं जहां जा रहा हूं वो सही जगह है, मैं सही मुकाम पर जा रहा हूं। ये विश्वास सबसे बड़ी अमानत होती है। पिछले 3 महीने में मेरी सरकार का एक प्रमुख काम रहा है कि किसी के पुराने कुछ भी अनुभव क्यों न रहे हो, मेरे दोष के लिए पुरानी कोई भी सोच क्यों न रही हो, अच्छे बुरे भले अनुभव हुए हो, लेकिन वक्त बदल चुका है, इरादे बदल चुके हैं, मकसद बदल चुके हैं। और इसलिए उन सारी बातों को छोड़ करके मैं एक विश्वास जगाने में लगा हूं।
और इतने कम समय में ये विश्वास से कह सकता हूं कि न सिर्फ हिंदुस्तान के 125 करोड़ देशवासियों में, लेकिन पूरे विश्व में भारत के प्रति एक नई विश्वास की चिंगारी प्रकट हुई है, जिस रोशनी लोगों को हिंदुस्तान की तरफ खींच करके ले आ रही है। कोई भी व्यवसायी, बिजनेसमैन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मेरा अनुभव है, मैं 14 साल तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहा हूं और हम गुजराती वो लोगों का स्वभाव है, हमारी रगों में ही रुपये दौड़ते हैं। हम प्रकृति से बिजनेस और कॉमर्स से हमारे नेचर में होता है और उसके कारण मैं उस अनुभव के आधार पर कहता हूं कि इन्वेस्टर हो, व्यापार करने वाला व्यक्ति हो, वो सरकार से कोई कंसेशन वंसेशन नहीं चाहता है। ये भ्रम है। सरकारों को लगता है बिना समझे कि हम टुकड़े फेंकेंगे तो उद्योग कराएंगे। ये रियलिटी नहीं है। मेरा अनुभव कहता है कि उनको इफेक्टिव गवर्नेंस चाहिए, उन्हें इजी गवर्नेंस चाहिए, उन्हें रेड टेपिज्म से की मुसीबतों से बचने के लिए सुविधा चाहिए। रेड कारपेट मिले या न मिले, लेकिन रेड टेपिज्म में अगर फंस जाते हैं और उसने प्लान किया हो कि भाई 2014 में सोचा हो 2016 में प्रोडक्शन में जाना हो, लेकिन 2016 तक अगर ईंट भी न रख सक पाए तो उसके सारे इकोनॉमी से सारे हाल चाल खराब हो जाते हैं। और इसलिए उसके लिए आवश्यक होता है डेवलपमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट, और डेवलपमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना इस सरकार की जिम्मेवारी है। उसके रुपयों की सिक्योरिटी का उसको भरोसा होना चाहिए। दूसरा, उसे चाहिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं प्रॉपर शब्द प्रयोग कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता हूं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जिस काम के लिए वो आया है उसके अनुकूल अगर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले तो काम होता है। और तीसरी बात है पीसफुल लेबर चाहिए। अगर पीसफुल लेबर है, प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, तो अपने विकास, औद्योगिक विकास को, व्यापारिक काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है। इन्हीं सब बातों के अनुभव के आधार पर भारत सरकार ने देश को आगे ले जाने के लिए जो डिजाइन तैयार की है, जो रोड मैप तैयार किया है, उन सभी बातों को ध्यान रखते हुए हमने काम को आगे बढ़ाया। उसी प्रकार से देश का अर्थतंत्र भी वाइब्रेंट होना चाहिए। हम ये सोचें कि ये सब हो लेकिन मरा पड़ा ही सरकार हो, मरा पड़ा अर्थतंत्र हो, तो वहां कौन आएगा? सरकार की अपने इकोनॉमिक सिस्टम में वाइब्रेंसी चाहिए, फिस्कल डेफिसिट कम होनी चाहिए, टैक्स टेररिज्म का अस्तित्व खत्म होना चाहिए, टैक्सेशन सिस्टम में सरलता होनी चाहिए। अगर इन चीजों को करते हैं तो लोगों को सुविधा रहती है। हमने सरकार में आने के बाद इन चीजों को प्राथमिकता दी है। कभी कभी सरकारों का उत्साह रहता है नए नए कानून बनाना। क्यों? तो लोगों की मदद के लिए कानून बना दे। मेरा अनुभव ये कहता है कि शायद कानून ही लोगों के लिए बोझ बन जाते हैं, और इसलिए मैंने एक काम शुरू किया है कानून खत्म करने का। मैंने एक कमेटी बिठाई है जिसको काम दिया है कि जो बिन जरूरी कानूनों की भरमार है उसको खत्म करो। आप देखिए, आप बाहर से आए और अगर खिड़की खुली नहीं है तो कैसा अनुभव आता है। अगर खिड़की खुली है, जरा हवा आती है तो मन को कितनी प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार से सरकारी व्यवस्था में जितने कम कानून हो उतनी फ्रेश एयर की अनुभूति होती है। और इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि कानूनों की झाल से
निकल करके एक सरल कानून हो, सरल व्यवस्था हो, व्यवस्थाओं को चलाएं। दूसरा मेरा मत है, गवर्नमेंट है नो बिजनेस टू बी देयर इन बिजनेस। ये सरकार का काम नहीं है व्यापार करना। लोग हैं सामर्थ्यवान है, उनको हमारा काम है फैसिलिटेटर का, एक अवसर पैदा करने का, और हमारी ये भूमिका रहेगी। हमारे यहाँ जितने पीएसयूज हैं, अभी हमने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, करीब करीब $10 बिलियन का डिसइन्वेस्टमेंट का प्रपोजल ऑलरेडी मैंने पारित कर दिया है। इतने कम समय में किसी एक सरकार ने इतने बड़े डिसइन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया हो, ये शायद पिछले 50 साल में पहली बार की हिंदुस्तान की सरकार के इतिहास की घटना में हुआ है। और उसी का नतीजा है कि लोगों को भरोसा हो रहा है, हाँ भाई। और मैं डिसइन्वेस्टमेंट भी उस जगह पे कर रहा हूं कि जो हमारे लिए सरकार के एक प्रकार से कमाऊ बेटे हैं। ऐसे इंस्टीट्यूशंस में मैंने ये इनिशिएटिव लिया है, और मैं मानता हूं कि जब भी हम बाजार में जाएंगे, अपने आप लोग इसका फायदा उठाएंगे, गरीब लोगों को फायदा मिलेगा। उसी प्रकार से आर्थिक व्यवस्था तेज हो, उसका एक आवश्यकता है ईज ऑफ बिजनेस। पहले भारत का रैंकिंग जो था, लेकिन इन दिनों मैंने मेरे सरकार के अधिकारियों को कहा है कि मुझे इस रैंकिंग पर ईज ऑफ बिजनेस में रहना नहीं है, उसको कम करना है। और इसको कम करने के ये पैरामीटर्स हैं, ये इनिशिएटिव है, ये जिम्मेवारियां हैं। और आज मैं विश्वास से कह सकता हूं कि विदिन 6 मंथ्स इन सारी चीज़ों को हम लागू कर देंगे। ईज ऑफ बिजनेस के जितने रैंकिंग के पैरामीटर हैं, उसमें हम एक नई ऊंचाइयों को पार कर देंगे। और कोई भी बिजनेस हाउस हो, कोई भी इंडस्ट्रियल हाउस हो, उसको अगर हिंदुस्तान में आना है तो बहुत सरलता रहेगी। उसी प्रकार से हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं। हम नंबर लगाएं, डायरी देखें, नाम निकालें, फिर नंबर लगाए, वो ज़माना चला गया। हम एक क्लिक से आज कम्युनिकेट करते हैं। इतना दुनिया फास्ट हो गई है। अगर सामान्य व्यक्ति का जीवन इतना बदल चुका है और सरकार वहीं की वहीं रह जाएगी, तो कौन इस सरकार पर भरोसा करेगा, कौन सरकार के आधार पर चलेगा? वो सरकार ही इररिलेवेंट हो जाएगी। सरकार वो होनी चाहिए जो समाज से 2 कदम आगे चलती हो, समाज की आवश्यकताओं से 2 कदम आगे होनी चाहिए सरकारें। सरकार अगर समाज की आवश्यकताओं से 10 कदम पीछे है, वो फासला वो कभी भर नहीं पाएंगे, और वो समाज के भरोसे देश को आगे बढ़ाने की संभावनाएं सरकार ने आशा छोड़ देनी चाहिए। और इसलिए सामान्य जन व्यवस्था जिन बातों को लेकर के चलता है, सरकार को 2 कदम आगे ले जाना चाहिए। और इसलिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है, डिजिटल इंडिया। मैं चाहता हूं कि मोबाइल गवर्नेंस हमारे देश में क्यों न हो। मैं कल प्रेसिडेंट ओबामा से बड़ी विस्तार से हम दोनों की इस विषय में रुचि समान है, बराबर हमारी वेवलेंथ मिलती है। तो काफ़ी विस्तार से हमने बातें की कि इसको क्या अनुभव आए, मेरे क्या अनुभव आए, हम इसमें कैसे काम कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया के लिए अमेरिका और इंडिया मिलकर के कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं, हमने जो मेक इन इंडिया मूवमेंट शुरू की है, उस मेक इन इंडिया मूवमेंट को पूरा का पूरा डिजिटल नेटवर्क से मैं जोड़ रहा हूं। आप कोई भी इंडस्ट्रियल हाउस है, उसको अगर भारत सरकार से संपर्क करना है, अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकता है। उसकी फाइल कहाँ है, उसका प्रपोजल कहाँ है, उसकी पोजीशन क्या है, वो अपने मोबाइल पर देख पाएँ। वहाँ तक की स्थिति मैं पैदा करना चाहता हूँ। ट्रांसपेरेंसी चाहिए। मैं जब गुजरात में था तो स्पेशली मैंने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम किया था। सामान्य रूप से एनवायरनमेंट में जब एप्लीकेशन जाती है तो उसको भरोसा नहीं होता है कि इसका मोक्ष कब होगा, उसको भरोसा ही नहीं होता है। इतनी क्वेरी जाती जाती है, वो चिंता में रहता है। तो मैंने वहाँ पर एक काम किया था, फाइल आते ही ऑनलाइन अवेलेबल हो और जिसकी फाइल हो उसको पासवर्ड दिया जाए।
वो पासवर्ड से अपनी फाइल देख सकता है कि आज उसकी फाइल कहाँ मूव कर रही है, कहाँ अटकी पड़ी है, और कहीं पर भी अटकी पड़ी है तो उसको सिर्फ मेरे यहाँ एसएमएस करना होता था और उसको पता चल जाता था कि तुरंत उसके काम होने लगे। और उसके कारण इतनी ट्रांसपेरेंसी आ गई, इतनी स्पीड आ गई। इसी प्रयोगों को भारत में भी लागू किया जा सकता है, भारत सरकार में लागू किया जा सकता है। हम इस टेक्नोलॉजी का उपयोग गुड गवर्नेंस के लिए करना चाहते हैं, इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए करना चाहते हैं, ईज ऑफ बिजनेस के लिए करना चाहते हैं। सारी बिजनेस कम्युनिटी हो, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी हो, उसको इमीडिएट मेक इन इंडिया इस कार्यक्रम के द्वारा हम जोड़ना चाहते हैं। सरकार सिर्फ सदन में बैठे हुए लोगों के ही पास बुद्धि है ऐसा मानने वाले हम लोग नहीं हैं। शासन के बाहर प्रतिभावान, तेजस्वी अनेक लोग होते हैं। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर चलने के प्रयास करते हैं। हम लोगों के सुझाव लेकर के चलते हैं, लोगों से पूछते हैं। हम कोई भी पॉलिसी लेकर के आते हैं तो जनता का ओपिनियन मांगते हैं, उसके फीडबैक मांगते हैं। हम पॉलिसी को और पीपल फ्रेंडली कैसे बने, उस दिशा में काम कर रहे हैं। एक प्रकार से हमारा प्रयास ये रहता है कि हमारी पूरी सरकार की भूमिका एक फैसिलिटेटर की हो। कोई भी उद्योगकार, बिजनेसमैन आने वाला हो तो उसको क्या रिक्वायरमेंट हो उसको कहें। कई लोग मेरा एक उदाहरण देते हैं बाहर, टाटा नैनो का। लोग कहते हैं कि देखो मोदी ने 45 मिनट में टाटा नैनो का निर्णय कर लिया था, इसके नाम सरकार का, ऐसा करके मेरी बड़ी तारीफ हुआ करती है। लेकिन मैं उसके सिवाय एक उदाहरण आज समझाना चाहता हूं हम कैसे काम करते हैं। मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो मेरे पास एक 40-45 साल के एक नौजवान आए। वे मूलतः तो इंडियन ओरिजिन थे, लेकिन उनके फोर फादर्स अफ्रीका चले गए होंगे, उसके बाद वो कनाडा चले गए। मुस्लिम सज्जन थे, मुझे मिलने आए। हमें यहाँ इंडस्ट्री करनी है, बिजनेस करना है। मैंने कहा आइए भाई बैठिए। लेकिन पता नहीं क्यों उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत पुअर था, कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत पुअर थी। 5-10 मिनट तो मैं उनको झेल रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाता था ये क्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है ऐसे ही आ गए हैं और मेरा समय खपा रहे हैं। तो मैंने बड़ी मुश्किल से नमस्ते करके उनको निकाला। मैंने कहा ऐसा करो, आपको जो काम है, आप जिस प्रकार का काम के लिए सोचते हो बड़ौदा चले जाइए, और बड़ौदा के मेरे कलेक्टर को मैं कहता हूँ वो आपको मिलेंगे, वो सारी बात समझाएंगे, आप उन्हीं से बात कीजिए। तो वो बेचारा पहली बार इंडिया आया था, मूल तो हिंदुस्तान का था लेकिन पहली बार आया था। वो बेचारा चला गया। मुझे भी लगा चलो जान छूटी, ये सर खा रहा था मेरा। 13 महीने के बाद वो सज्जन फिर से आए, आफ्टर 13 मंथ्स। तो मेरे स्टाफ ने मुझे कार्ड दिया। मैंने कहा ये वही है जो मेरा समय बर्बाद करके गया था, उसको मैंने कहा मना कर दो। तो बोले नहीं नहीं, वो तो इनविटेशन देने आया। तो मैं चौंक गया, बोले इनविटेशन देना, मतलब किस बात का? बोले उसका कारखाना हो गया, उसके उद्घाटन के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं? मैंने कहा बुलाओ भाई, उसको बुलाओ। वो आया। मैंने कहा भाई तुम तो एक बार गए तो फिर कभी आए ही नहीं। नहीं, बोले मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने जहाँ मुझे भेजा था मेरा सारा काम हो गया, मेरा कारखाना तैयार हो गया, आप उद्घाटन के लिए आइए। फिर उसने मुझे कहा कि अभी तो आना है लेकिन 6 महीने के बाद दोबारा आना है। मैंने कहा क्यों? अभी तो कारखाने का उद्घाटन करेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद हमारे चेयरमैन आएंगे और हमारी पहली प्रोडक्ट हम मार्केट में रखना चाहते हैं, उस दिन भी आइए। मैंने कहा देख यार, तूने जिस प्रकार का कमाल किया है, मैं मन से कहता हूँ, मैं तुम्हें बधाई देने के लिए तुम्हारी फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए मैं खुद आऊँगा। और मैं गया। 6 महीने के बाद दोबारा उसने बुलाया, दोबारा गया। और आपको जानकर के आनंद होगा, जिस दिन वो मुझे मिला और जिस दिन पहला प्रोडक्ट मार्केट में रखा, इस बीच में 19 मंथ्स टोटल हुए, 19 मंथ्स। और पहली प्रोडक्ट क्या थी? दिल्ली मेट्रो ट्रेन का कोच।
हम मिल करके आपका भी भला हो, मेरे देश का भी भला हो, मानव जात का भी भला हो, हम सब नई टेक्नोलॉजी में खोज करते हुए, नए आविष्कारों को प्राप्त करते हुए, विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।